जय श्री राम। जय श्री राम। आज एक इतने विराट व्यक्ति के सम्मुख मैं बैठा हूँ कि जब जिनके सम्मुख बैठना भी अपने आप में यूँ देखो तो उचित नहीं लगता है कि हम इस योग्य नहीं कि उनके सामने बैठ सकें, किंतु उम्र में शायद मैं थोड़ा बड़ा हूँ ऐसा बाबा जी बोलते हैं, इस नाते उनके पास बैठा हूँ। एक विराट व्यक्तित्व जिन्होंने सनातन धर्म, हम हिंदू धर्म कहें, सनातन धर्म कहें, संसार का प्राचीनतम धर्म कहें, संसार का एकमेव धर्म जिसको धर्म कहते हैं, उस धर्म के निमित्त एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जिसने सनातन की ध्वजा को, केसरिया रंग को, भगवा रंग को पूरे विश्व में जिसने छिड़का है और भारतीय संस्कृति के रंग को सब जगह पहुंचाया है, ऐसे विराट व्यक्तित्व का नाम जिह्वा पर आते ही हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है गौरव से। उनका नाम है बाबा सत्यनारायण जी मौर्य। बाबा जी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जय हो मनहर जी। और ये इंदौर की एक संध्या मेरे जीवन की भी ऐतिहासिक है कि मैं बाबा जी से कुछ बात करने के निमित्त आज बाबा जी से समय लिया और बाबा जी का समय उपलब्ध नहीं था तो मैं बाबा जी के पास ही पहुँच गया कि आज तो समय देना ही पड़ेगा। बचपन से न जाने कब से शिक्षा जगत हो, कविता की बात हो, मेरे मन में एक नाम कुहुकता रहा कि बाबा जी से हम प्रेरणा प्राप्त करें और उनके बारे में जानें कि कैसे यह सत्य का नारायण कैसे बाबा बन गया। तो बाबा सत्यनारायण मौर्य जो कविता का भी एक समय बहुत बड़ा नाम था, वे कला के क्षेत्र के भी, चाहे चित्रकारी हो, बहुत बड़ा नाम है, वक्ता के रूप में बहुत बड़ा नाम है, सनातन पर एक अध्येता के रूप में अपनी बात रखना हो तो एक प्रामाणिक बड़ा नाम है, एक कथाकार के रूप में बड़ा नाम है। कौन सा ऐसा जीवन का रंग नहीं है, कौन सा ऐसा पहाड़ है जिसके शिखर पर बाबा जी का नाम न लिखा होगा। तो मैं बाबा जी को बारंबार अभिवादन करते हुए, जय श्री राम बोलते हुए बाबा जी से जानना चाहूँगा कि बाबा जी थोड़े अपने जीवन के पार्श्व में, थोड़े अपने जीवन की पूर्वा में झांक करके थोड़ा हमको दिखाएं। शायद बहुत कम प्रसंग आते होंगे जब बाबा जी अपने जीवन के बारे में बताते होंगे, क्योंकि बाबा तो कोई होता ही है तो अपना सब कुछ छोड़ देता है, फिर कोई बाबा होता है। लेकिन बाबा जी से हम अधिकार पूर्वक उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने का निवेदन करेंगे, जिससे हम जान पाएँ कि हमारे बाबा ने किन किन वीथिकाओं से होते हुए यहाँ तक की यात्रा की है। बाबा जी थोड़ा सा हमको बताएं। वैसे तो शंभू जी भारत की परंपरा रही है, क्योंकि आप कवि हैं, कवि के रूप में तो आपका मैं सम्मान इसलिए करता हूँ। मैं उस लेवल का, उस प्रकार का कवि नहीं रहा क्योंकि मेरी केवल कविता पीढ़ी नहीं रही। लेकिन जैसे कि साहित्य में आप देखो, तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के बारे में कितना वर्णन किया, सूरदास जी ने कृष्ण जी की बाल लीला का एक एक वर्णन किया, बाल कैसे हैं, कान के पास से खींचे जा रहे हैं, नूपुर कैसी है, ये कैसे, हर चीज़ वर्णन किया, पर खुद के बारे में ये नहीं लिखा कि कहाँ पैदा हुए। तो अभी भी अनुमान हम लगाते हैं, सूरदास जी यहाँ पैदा हुए होंगे, तुलसीदास जी यहाँ पैदा हुए होंगे। तो वास्तव में अपने बारे में बोलना, अपने उन महापुरुषों की जो परंपरा है उसका उल्लंघन है। पर चूँकि वैसे आपने कहा है तो मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ें आजकल कोई बताता नहीं है। जब मैं कई बार प्रोग्राम में, क्योंकि आप और मैं कोई बहुत अलग अलग परिवेश नहीं रहा, मतलब आज के पहले तो अगर 100 साल पहले का परिवेश मानो, 150 साल पहले का, तो 150 साल पहले का परिवेश का बड़े से बड़ा व्यक्ति, उसके पास भी कोई स्कूटर नहीं थी और छोटे छोटे के पास भी नहीं थी। किसी के पास अकबर भले ही शहंशाह होगा देश का, चंद्रगुप्त भले पूरे देश का राजा था, लेकिन उसके पास एक पंखा नहीं था, है ना। राम जी भी थे लेकिन उनके पास एक कार नहीं थी। तो यानी आज से 150 साल पहले का जिन्होंने जमान देखा, 100 साल पहले का देखा, तो उसको आपने भी महसूस किया, आज से 50 साल पहले का मैंने महसूस किया। लेकिन अभी इन 50 सालों में देखने में ऐसा लगा कि जैसे हमारे पिताजी ने जीवन जिया, ऐसे वैसे ही हम जीते, लेकिन अचानक परिवर्तन हुआ। और केवल हम वो पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी भी देखी, रेलगाड़ी भी देखी, फ्लाइट भी देखी। क्या बात है। केवल हम वो पीढ़ी है जिसने वो भागने वाला पोस्टमैन भी देखा, फिर चिट्ठियाँ भी देखी, लाल डब्बा देखा, उसके बाद अंतर्देशीय पत्र देखे, लिफाफे देखे, फिर हमने तार देखे,
फोन देखे और उन सबको एक एक करके विदा होते देखा। क्या बात है, बिल्कुल सही, वाह कटु सत्य। हमने उन सारी चीज़ों को अनुभव भी किया और अपने सामने उनको विदा होते देख लिया। तार की विदाई हमने देखी। अब नए बच्चों को तार के बारे में क्या समझाएंगे। इसलिए जो बच्चे बहुत तेज चल रहे हैं तो मैं उनको नहीं देखता हूँ कि उनकी कोई गलती है। दरअसल उनको कोई बताने वाला नहीं मिला कि आखिर पुराने लोगों ने ज़िंदगी कैसे जी है और तुम धीरे चलो, क्योंकि अब धीरे चलो का संदेश उनको देंगे कहाँ से। एक गीत सुना होगा ना, मालूम चलता जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको हमारा राम गाड़ी वाला। तो अब वो जो लाइफ है, अभी जब थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था अनुरोध भैया से, तो जो विषय था उसमें कि पुरानी फिल्में देखो तो वो इतनी स्लो मोशन में चलती है। हाँ। पुराना संगीत देखो तो बहुत स्लो मोशन में चलता है। इसलिए आपने देखा पहले लाइफ 100 साल आदमी जीता था आराम आराम से। अब आजकल आप देखते हो 50-60 में निपटने लग गए। क्यों? कि वो जितना 100 साल में जीना था आपने 50 साल में उतना फास्ट चल के जी लिया, कर लिया, जैसे चल लिए इतना। चलिए, जैसे बरसात में अपन चलते हैं तो बरसात में जो धीमे धीमे चलता है, अगर 50 मीटर बरसात में एक आदमी को धीमे चलना है तो वो भी उतना ही भीगेगा, और कोई आदमी दौड़ के उसको पार करना चाहेगा उतना ही भीगेगा, क्योंकि उतनी दूर की बूंदें उसके ऊपर गिरेगी। दौड़ और इसके ऊपर धीरे दौड़ ले, मतलब दौड़ के जाएगा कहाँ? भीगना तो है तेरे को, भीगना तो उतना ही भीगेगा। उतना ही भीगेगा। तू उतने दूर का टेंशन अपने सिर पे लेके घूमेगा। तो मैंने जो महसूस किया, अभी जैसे आप देख रहे होंगे, अभी मैं काम कर रहा हूँ पुस्तकों का, तो मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मजे की बात ये, कंप्यूटर का उद्गम भी मैंने देखा कि वो शुरू का कंप्यूटर कैसा, एक बहुत बड़े कमरे के अंदर कंप्यूटर रखा था, उसकी कुल हार्ड डिस्क 2 MB होती थी। हाँ, इतनी होती थी, कुल 2 MB, पूरा कमरा भरा होता था पूरा। अच्छा, जब मेरे सामने 486 कंप्यूटर चला तो हम उसको बटन दबाते थे, और वो बटन दबाने के बाद आराम से उसमें चाय का चिन्ह आता था, कब बना, वो बैठे रहो आराम से देखते रहो। एक डमरू आता था रेत वाला, आपने देखा होगा, उलट पलट के, तो आदमी उसको देखता था। पहले कहीं घर से निकलते थे और बस की लाइन में अगर 3 घंटे बैठे बस स्टैंड पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ रहे थे। अब आजकल अगर 2 मिनट बस नहीं आया तो 2 मिनट बस नहीं आई, 2 मिनट बस नहीं आई, है ना। अच्छा, जाके आदमी करेगा क्या, तो उसको खुद को भी नहीं मालूम क्या करेगा। मतलब जो भागने की जिंदगी हो गई। तो जो दुनिया मैंने जी है ना, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि बाबा जी सोच के यहाँ आए हैं, तो बचपन में तो सोचा था, मतलब बचपन में ख्वाब सबके मन में होते हैं, लेकिन क्या पता धीरे धीरे एहसास हो गया कि हम खुद नहीं चल रहे हैं, हमको कोई चला रहा है। क्योंकि जो बचपन में सोचा कि मैं ये करूँगा, वो एक भी चीज़ सक्सेस नहीं हुई। मेरे पिताजी टीचर रहे। अच्छा, बाबा जी आप हम मतलब राजगढ़ ब्यावरा। हाँ, राजगढ़ ब्यावरा, क्योंकि राजगढ़ धार है, राजगढ़ राजस्थान, स्थानीय राजगढ़ से ही थे। हाँ, स्थानीय राजगढ़ से। पिताजी हाँ। राजगढ़ में टीचर रहे। हाँ हाँ हाँ। और 6-7 बहन भाई थे हम। हाँ। एक सिस्टर अपनी है, तो 7 बहन भाई थे। और पढ़ना तो पिताजी का इतना रहा कि मैं जितना पढ़ाऊँ मैं अपने बच्चों को उससे ज़्यादा पढ़ा दूंगा। ये था, मतलब ये कमाल की बात है। हाँ, मैं जितना पढ़ा उससे ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊँ। तो वो 8वीं क्लास थे, 8वीं क्लास में टीचर बन गए थे। हाँ 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 हाँ। तो उनने सब बहन भाइयों को 8वीं ज़्यादा पढ़ा दिया। हाँ। उसके बाद उन्होंने, भैया मेरे 11वीं पढ़ लिया, तुम्हारी मर्जी, हाथ आगे पढ़ो। मेरे से आगे करा दिया। मैंने करा दिया। तो अब जैसे आजकल का बाप होता है ना, वो छोरा कि ये कहूँगा, ये करता जा। अच्छा, कोई दिक्कत भी नहीं, एक बच्चा। हाँ हाँ हाँ। भाई हिंदुओं की तो हालत ये है ना, वही तो बुरी बात है। शेर का बच्चा एक अच्छा। शेर का बच्चा अब इन गधों को ये नहीं मालूम है कि प्रजातंत्र में शेर भी 1 वोट देता है और सुअर के 12 बच्चे 12 वोट देते हैं। बहुत सही बोले बाबा जी। अंबानी भी 1 वोट दे सकता है, नरेंद्र मोदी 1 वोट दे सकते हैं, शंकराचार्य 1 वोट दे सकते हैं, और झोपड़पट्टी में खेलने वाले नशों के शिकार जो हो रहे हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं, लव जिहादे पढ़ रहे हैं मदरसे वाले, ये भी 1 वोट दे सकते हैं। तो यानी ये हम इतना समझ नहीं पा रहे हैं। पर पुराने टाइम में देखा कि मतलब बच्चे हुए तो ठीक है, और बच्चों का लालन पालन भी होता था, ऐसा नहीं था। अच्छा, फिर सरकार ने शिक्षा फ्री दी थी। हम थे तो 2 रुपये फीस लगती थी, बड़े भाई की फीस 2 रुपये, और छोटे भाई माफ। पैसा आपके साथ भी हुआ होगा ऐसे ही ऐसे ही। हमारी फीस भैया की 2 रुपये थी, और 2 रुपये भी टीचर 10 बार अनुरोध करते थे, ले आओ यार, ले आओ यार। तो किसी की फीस आती थी, किसी की नहीं आती थी। कहाँ से टीचर लोग भी ऐसे थे, है ना। और वो टीचर का भी था कि मार मार के पढ़ाऊंगा बेटा। तो मैं बचपन से पढ़ा, तो मतलब ऐसा 3री-4थी क्लास में ठीक थी पढ़ाई, तो 5वीं में जिले में फर्स्ट आ गया था। क्या बात है। तो उसकी स्कॉलरशिप पूरे राजगढ़ में, राजगढ़ जिले में, तो उसकी स्कॉलरशिप मिल गई। तो स्कूल पे कौन सा नाम था बाबा जी? गंज स्कूल। अच्छा 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 अच्छा। प्राथमिक विद्यालय गंज। अच्छा बाबा। तो ऐसे बड़ा मजा आया। कभी कभी ये मनोवैज्ञानिक चीजें हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे को लगता था छत कितनी ऊंची, कितना बड़ा स्कूल है। हाँ। अब कुछ दिन पहले मैं उस स्कूल गया, मैं कि अपने कमरे में जाऊँ, तो मेरे को लगा छत कितनी छोटी है। सही बात। फिर एहसास हुआ कि मैं उस समय छोटा था, मैं उस समय 2 फीट का था, तो मेरे लिए छत इतनी ऊंची लगती थी जैसे कोई मतलब बहुत बड़ी आसमान है। और अब चूंकि मैं खुद हो गया तो मेरे से 3 फीट ऊपर छत पहुंच गई हो।
तो उस समय के सपने और आज के सपने ये अलग अलग होते हैं। तो चूंकि पिताजी टीचर थे तो वो दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे, तो हमको एक छूट हो गई थी कि मतलब इस स्कूल में पढ़ो दिन में 11 बजे तक और 11 बजे के बाद फिर उस स्कूल में आ जाओ। अच्छा अच्छा। तो वो उनका स्कूल था, वहाँ तो दो स्कूल पढ़ने चले जाते थे। हाँ। लेकिन एक मजेदार बात ये थी, दो स्कूल में पढ़ते थे, पर जो कठिनाई जीवन की होती है उसको कठिनाई नहीं बोलेंगे, पहले सभी के साथ कठिनाई थी, सभी के साथ थी। लेकिन एक मजेदार बात थी कि पिताजी ने पढ़ाई में किसी कमी नहीं की, इसमें कमी नहीं की, किताब कॉपी में कमी नहीं की, कोई कमी नहीं हुई। लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ता था, पहले गैस नहीं होती थी, तो लकड़ी कंडे खरीदना किसी किसी की बस की बात थी। हाँ। तो जैसे घर में कबीलू होते थे, तो कबीलू जो होते थे तो कबीलू खुद बनाते थे मिट्टी से जाके। फिर उनको पकाने के लिए लकड़ी लाना, तो लकड़ी भी लाते थे। फिर घर में कंडे लकड़ी जो होते हैं तो उसके लिए जंगल जाना, तो करीब 5-6 किलोमीटर दूर जाना, सुबह सुबह 4 बजे उठ के गोबर बीनना, कंडे थेपना। मैं अब भी कंडे थेपता हूँ, मेरी वो स्मृतियों के लिए छत के ऊपर कंडे थेपता हूँ, साथ में माले पे। क्या बात है, मेरे को मजा आता है गोबर लाके, गोबर लाके कंडे थेपना। बचपन की स्मृति वापस उसमें, उस गंध से वो स्मृति आती। क्योंकि अब मैं पिताजी को तो वापस ला नहीं सकता हूँ, माताजी को वापस ला नहीं सकता हूँ, लेकिन वो उन परंपराओं को देखता हूँ, वो हमारे साथ थे। हम कंडे बीनने जाते थे, और कंडे भी उस समय की सब हंसी आती है। ऊपर पहाड़ी के नीचे लगता था कि कंडा है, तो ऊपर से उतर रहे हैं, फिर उड़क गए, नीचे जाके देखा तो यार काले रंग का पत्थर था। हो। तो 4 बजे मतलब कंडे इकट्ठे करना, मतलब वो पशुओं के गोबर जो पड़े रहते हैं, वो गोबर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, समझा होगा। बिल्कुल सही बात है। पशुओं के गोबर कैसा लगता है कि वो वहाँ पर थोड़ा गोबर है, मैं कई सारे गए जहाँ तो वो तो पत्थर निकल गया। अब मैं कई सारे देशों में देखता हूँ, अमेरिका में उनको गोबर क्या होता है उनको समझ ही नहीं है। मैं आसाम जाता हूँ, उनको गोबर के बारे में कुछ पता नहीं है। बच्चों को तो हमने उससे दूरी कर दिया। खुद जो मेरे भतीजे हैं उनको उसके बारे में पता नहीं है ना, उनके बच्चों को तो उनके बारे में पता नहीं है। तो क्योंकि हम देना नहीं चाहते ना, हमको बच्चों से भी आजकल इतना संकोच हो गया कि हम बच्चों को भी आप के कि हमने इतना दूर कर दिया कि उनको बताना नहीं चाहते कि हम गरीबी में रहे। जिससे उनको प्रेरणा मिलती। बल्कि एक अलबेला खत्री कवि था पहले, जो अमेरिका गए थे, तो वो कहीं ना कहीं करके मेरे को बोलता अपने को ये बताने की जरूरत नहीं कि भारत ऐसा है, कि जो भारत की स्थिति रियल है, हमारी जो स्थिति रियल है। मैं आज भी सामान्य जीवन जीता हूँ। और अब जैसे मैं सो रहा हूँ तो मैं नीचे सोता हूँ, लोग बोलते हैं बाबा जी कैसे जी रहे हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ यार ये मेरा लग्जरी जीवन है। क्योंकि इतने अच्छे गद्दे तो हमने कभी देखे नहीं। बिल्कुल। मतलब ठंड के दिनों में जर्किन नहीं होती थी, स्वेटर नहीं होते थे। स्वेटर तो कोई आदमी होता था, महिला जो स्वेटर बुना करती थी, टीचर, तो जर्किन नहीं होती थी। एक फटी शर्ट पे दूसरी शर्ट पहन ली तो हमारी जर्किन हो गई। और पजामा तो हमने 9वीं क्लास में जाके पहना। कुर्ते पे कुर्ता पहनना होता, 2 कुर्ते तो 2, एक कुर्ते में दूसरा कुर्ता पहन लिया, दूसरा कुर्ता पहन लिया। मतलब अब आज हंसी आती है कि मतलब इतना पहनने के बाद भी हम सोचते हैं ठंड लगती है, क्योंकि हमने अपने आप को कमजोर कर लिया। तो वो कंडे लाते थे, 4 बजे जाते थे, फिर वो कंडे बीनते थे, फिर उनका गोबर थेपते थे, और उसके बाद घर लौट के 7 बजे स्कूल चले जाते थे। और 7 बजे स्कूल जाके दोनों स्कूल पढ़ के आते थे 5 बजे। 5 बजे के बाद फिर जंगल जाते थे, वो कंडे उठा कर लाते थे। उसके बाद रात को पढ़ने बैठते थे, तो रात को चिमनी के अंदर पढ़ाई करते थे। चिमनी का ही जमाना। बिल्कुल। मैंने इसलिए कहा ये अपन तो चाहेंगे, क्योंकि ये विषय इतने गंभीर है कि इस पे ये जानना, चर्चा करो, पीढ़ी को जानना चाहिए। खेल कैसे कैसे होते थे। अब देखो पहले ये नहीं, हमारे टाइम पे मैं एक बात मानता हूँ, हमारे पिता ने हमको भले एंड्रॉइड मोबाइल नहीं दिया, एप्पल फोन नहीं दिया, मैक कंप्यूटर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमको टाइम दिया था। और इतना अच्छा गेम था। एक जमीन के ऊपर गोला बनाया चाक से खींच के, फिर वो जो इमली के बीजे होते थे, तो इमली के बीज मान लो 20-25 बीज होते थे, ऐसा हाथ करके ऊपर से छोड़ना, और जितने बीज अंदर गिर जाए उसमें से एक एक करके बाहर निकालना, दूसरा बीज हिलना नहीं चाहिए। अभी खेल था। क्या बात है। एक अष्टाचंगा खेल, पूरा कंसंट्रेशन आ रहा है, ध्यान से आ रहा है उससे। तो अभी ये जो चीजें होती थी ना, इसलिए हम जंगल जाते थे तो हमारे खेल भी अलग टाइप के थे। मतलब वहाँ जब आप उनके साथ रहोगे, पशुओं के साथ रहोगे, और आप मतलब सामान्य लोगों के साथ रहोगे, मेहनत करोगे। अच्छा, हमको हमेशा लगता था कि यार कोई मेहनत नहीं, सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, मतलब सभी कर रहे हैं। कोई आदमी अगर मान लो बहुत गरीबी में जी रहा है तो सभी जी रहे हैं ना, सभी जी रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो, एक आदमी घाटे में जाए तो उसको लगता है घाटा हुआ, लेकिन कोरोना आया सभी नीचे चले गए, सभी नीचे। तो अब जैसे आज जिन स्कूलों में जाने के लिए 10 मीटर 20 मीटर पे स्कूल होता है, उसमें जाने के लिए मतलब लोग बस आती है, 4 किलोमीटर दूर स्कूल था और पैदल जाते थे। अब आज की समस्या भी है, अब बसें आ गई तो बच्चे कहाँ जाए। लेकिन मेरे को आश्चर्य होता है वैसे अब भी कि जो झोपड़पट्टी के लोग हैं वो भी तो जाते हैं स्कूल, वो तो कहीं नहीं टकरा रहे हैं, उनके माँ बापों ने उनको छोड़ा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जन्माष्टमी निकला तो मैंने उस दिन प्रोग्राम में बोला, मैंने कि तुम स्विमिंग पूल में कृष्ण को तैरा कर सोचते हो कृष्ण बन जाए। कृष्ण को तैरने के लिए नदी में नागों से भरी हुई नदी में जाएगा, कालिंदी में कृष्ण तैर सकता है। कृष्ण को बगीचे में बनेगा। हाँ, बगीचे में घुमा के कृष्ण को नहीं, उसके लिए वन चाहिए, वृंदावन चाहिए, उसके लिए गोवर्धन चाहिए।
तो उस पर तो जैसे आज मैं चलता हूँ तो पहाड़ों पे चढ़ना, नीचे उतरना, यहाँ करना, वहाँ करना, कहीं भी जाना, तो उसमें मज़ा इसलिए आता है। जैसे अभी हिमालय भी जाता हूँ तो मेरे साथ के लोग बोलते नहीं चले कि मैं भैया जिस दिन नहीं इच्छा होगी उस दिन नहीं जाएंगे, लेकिन अपन पैदल ही जाएंगे भाई। हेलीकॉप्टर में बैठना है, हेलीकॉप्टर में बैठ जाएंगे अपनी मर्जी से। क्या मतलब रहा वो तो, क्या पर फिर मतलब रहा? मतलब क्या, जब पहाड़ का आनंद लेने गए पर अब भैया कमजोर हो गए, तो ये जो जो कुछ मिला है ना, ये केवल मैं नहीं बोलूँगा केवल मेरे पिता ने मुझे दिया, उस समय के सारे पिताओं ने अपने बच्चों को दिया और मजबूरी में दिया। मजबूरी में। और ये इसलिए दिया कि उन बापों के पास ज्यादा सुविधा नहीं थी, और उनके पास सुविधा नहीं होना हमारे लिए वरदान बन गया। वो वरदान बना क्योंकि वो वरदान बना। जो बचपन, एक कहावत है, भूतकाल का दुख वर्तमान में सुख देता है, और भूतकाल का सुख वर्तमान में दुख देता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर हमने बचपन बहुत लग्जरियस जिया होता, हाँ और आज यहाँ इस ढंग से बैठे होते, हाँ तो फिर हमको लगता है कि यार साला क्या दुख हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ से कष्ट आ गया। अब चूंकि जब हम थे तो हमारे पास ना मोबाइल था, ना फोन था, ना चिट्ठी पत्री के लिए पेन भी नहीं था। पेन भी हमारे पास लिखने के लिए जो मैं पेंटिंग सीखा हूँ, हाँ जो होली के रंग होते थे जिनसे होली कहते थे, उसको डब्बे में भर भर के रख लेते थे, है ना कहीं संभाल के। फिर अगर मान लो 10-15 पैसे 20 पैसे हमको हफ्ते में मिलते थे, 10 पैसे हफ्ते में मिल जाता था। अच्छा, वो भी अच्छा। बाप से नहीं मिलता था, ताऊ जी से मिलता था। क्योंकि पहले का बाप बच्चों को गोद में नहीं बाबा जी, मिलता बाबा जी एक चीज बीच में संदर्भ में मुझे बताना चाहिए था उसमें कि बहुत चित्रकार देखे, लेकिन एक ऐसा चित्रकार जो हृदय से चित्रकार है। जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और वहाँ पर सब आंदोलन के बीच में जब गोलियां चल रही थी, मुलायम की गोलियां, और जहाँ हिंदू हमारे मारे जा रहे थे, उनके खून के फव्वारे छूट रहे थे, उस दौरान भी अयोध्या में गलियों में घूम घूम करके किधर गोलियां चल रही, पर वहाँ पर भी बाबा जी उपस्थित रह करके, और गली में, क्योंकि इसके तो हमारे एक दो मित्र उस समय मिले थे, हरियाणा के भी मिले, कि उधर बोले बोले ये बस आखिरी का थोड़ा सा बचा, इसको करो, और गोली चल रही, बाबा जी बोले चलने दो, मरना होगा, इससे बढ़िया मौत क्या होगी। ऐसे बड़े चित्रकार, ऐसे अद्भुत चित्रकार, ऐसे मौलिक चित्रकार, नहीं, पर वो भी बड़े चित्रकार एक भाई। मजेदार बात ये बाबा है, जी पहले आजकल जब मंच पे पेंटिंग बनाता हूँ तो लोग उसको बहुत कई बार खरीदते हैं सामाजिक हाँ। कार्य के लिए, कभी 5 लाख में, कभी 2 लाख, कभी 10 लाख, ऐसे पेंटिंग लोग खरीद के ले जाते हैं। हाँ उस समय तो डर ये होता था कि पुलिस नहीं आ जाए, हाँ 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 हाँ, जिसकी दीवार पे उधर में मकान मालिक नहीं उठ हाँ, जाए, हाँ। तो जल्दी जल्दी बना के भागो भागो वहां से, तो गोलियां चल रही। उस भागने के चक्कर में तेजी से पेंटिंग करना सीखा। हाँ 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 हाँ। अद्भुत अद्भुत बाबा जी। तो आपको ये चित्रकारी, आपके भीतर जो ये कलात्मक उपहार भगवान ने दिया, राम जी ने, ये बाबा जी आपको ये पहली बार चित्रकारी का काम कब से आपने आरंभ पहली किया? बार चित्रकारी का नहीं, बचपन में, मतलब मैं पहली दूसरी में पढ़ता था, मतलब चौथी 4-5 साल के थे, तो जैसे गणेश उत्सव बनता था, पहले इतना बड़ा गणेश उत्सव तो नहीं होता था, हाँ लेकिन घर में माताएं अपने घर पे अपने हाथों से गणेश जी बनाते थे। हम्म। क्योंकि पहले बाजार से अगर 50 पैसे गणेश जी खरीद के लाना, 50 पैसे कोई छोटी मोटी चीज है, और 50 पैसे बहुत बड़ी में बात है। 50 पैसे में आपकी शाम अच्छा। की 2 टाइम की सब्जी आ हाँ, जाएगी, आराम से आ जाएगी, मतलब जो जमाना देखा ही है ना, आराम से आ तो जाएगी। उस समय क्या था, हमारी माता जी, मेरा जो घर था एक उसका मार्केट की तरफ हिस्सा था, एक गली में था, तो गली के लड़के मतलब वो अपने गली की स्टाइल के थे। हमारी माता जी उधर दरवाजा बंद कर देती थी, हाँ और फिर हम कोई भी काम करते थे, बोलो तुम यही काम करो। हाँ तो जैसे उन्होंने गणेश जी बनाए, तो वो हमको बोलती थी कि तू भी बना, अच्छा तो वो मिट्टी के गणेश हम बनाने लग गए। हाँ मतलब संस्कार वहां से पड़े। हाँ 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 वो हाँ गणेश जी के, उनके भी गणेश जी कैसे थे, मेरे भी कैसे थे, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन बनाए। बनाते थे। हाँ। पुरानी माता जी भोजन बनाती थी, तो उन्होंने हम भी, मैं भी बनूंगा, हाँ तो उन्होंने भी जरा से रोटी दी थी, बना। हाँ तो मतलब ये संस्कार छोटे छोटे पड़ते हैं। हम्म। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, हमारे ताऊ जी थे तो मंदिर में जाते थे, वो हाँ तो मंदिर में जाते थे, तो मतलब वो मैं छोटे था, मतलब 4 साल का मुझे स्मरण है अभी भी। हाँ हाँ तो मेरे को पीठ पे बिठा के मंदिर में ले जाते थे। अच्छा घर के पास में मंदिर था, घर पे आते थे, पीठ पे रहे, तो वहाँ रामायण पाठ चलता था, तो जो आज आप देख रहे हैं ना, उसके संस्कार उनके टाइम के राजे बसाब थे, तो ले और जाते उसी से फिर चित्रकारी का हुनर आया। थे। उसके बाद फिर स्कूल में बैठते थे, तो वो मूर्ति बनाना, ये करना, थोड़ा बहुत आइडिया था ही सही, हाँ है ना। हमारे नाना जी को खिलौने वगैरह, बर्तन वगैरह बनते थे, मैं वो भी देखता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं तीसरी चौथी क्लास में था, हाँ तो स्कूल में कुछ ना कुछ बनाने की आदत हाँ, हो गई, धीरे धीरे एक संस्कार बन जाता हाँ है। हाँ हाँ तो स्कूल में कुछ ना कुछ बनाने की आदत हुई, तो हमारे एक टीचर थे, वो बड़े खुश हुए हाँ तीसरी क्लास में। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो खुद भी पेंटर थे। हम्म, चौथी क्लास में जब मैं आया, तो अपनी जो किताब होती, तो किताब कापी का पहला पन्ना होता है, उसमें मैंने हाथी वाथी बना रखा था ऐसी, तो कुछ भी बनाने की आदत थी ना। हाँ हाँ अब पहले ड्राइंग कापी तो मिलती नहीं थी, हाँ, तो जो कोर्स की कापी, उसी में आप कर लो उसी कुछ को करना जो कुछ करना। अब उसमें कर लिया तो मतलब आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। वो तो गलत काम किया। वो हमारे टीचर थे, उनको मालूम था ये करता है, तो
बड़े मूंछों वाले टीचर थे जगदीश पवार जी। हाँ, हाँ। वो भी स्मरण है दिमाग में। हाँ हाँ। तो उनको मालूम पड़ा तो उनने सबकी काफ़ी स्वच्छता चेक करी, तो मेरे से कापी लाओ। तो फिर मेरे को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा था कल काफ़ी स्वच्छता चेक करेंगे, तो मैंने उस पर अखबार चढ़ा दिया। हाँ। जो कवर चढ़ता है ना और वो पहला पन्ना जो होता है, हाँ, वो वो उसमें ढक दिया। ढक दिया। पर उनको मालूम था कि भाई वो भी पुलिस की नज़र, पुलिस की तो चोर की चोर की। टीचर पुलिस पहले होता है। पुलिस पहले होता, तो उसने कि वो देखा अंदर तो ठीक ठाक था, फिर उन्होंने ये खोल के देखा, हाँ और जैसे खोल के देखा तो उसके अंदर हाथी निकला। हाँ अब वो मेरे को मिली नहीं कापी कहाँ, उस हाँ, पर अब? उन्होंने उस पर वाक्य लिखा, हाँ और उस पर लिखा 4th क्लास की बात, हाँ हाँ। ये यहाँ बैठा बैठा यही कार्य किया करता है। इतना करके फिर मुझसे कहा कि इस पर पिताजी साइन करा के लाओ। पिताजी को साइन करा के लाओ इस पर। और वो हालत में मैं रोने लग गया। हाँ हाँ, क्या पिताजी तो ठोकेंगे, ये क्या करता तू? तो मैं उनको बोल रहा आप मार लो मेरे को, आप ही मार लो मेरे को। आप ही मार लो। हाँ। तो मैंने जी, क्योंकि घर पे पिताजी क्या पता किस मूड में हाँ हाँ, और वो कितना मारे? कितना मारे। फिर मतलब उनको बहुत मैंने हाथ पैर जोड़े। हाँ फिर वो मेरे को बोले पूरी क्लास से माफ़ी मांगो। हाँ। तो फिर मैंने सर की तरफ हाथ जोड़ के मैंने कहा आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा, आइंदा ऐसा हाथी वाथी का ऐसे ऐसे कोई ऐसे काम नहीं चित्रकारी करूँगा। वगैरह नहीं करूँगा। तो फिर बोले कि पूरी क्लास से घूम के माफ़ी मांगो। हाँ तो मुझे मालूम है उस दिन पूरी क्लास से मैंने घूम के माफ़ी मांगी 4th हाँ। क्लास में। पर वो तो जो बोलते हैं ना कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, हाँ हाँ तो 4th से निकल के 5वीं में आया। हाँ। तो 5वीं हमारे टीचर थे मुकुट बिहारी गुप्ता। अच्छा। उनके जो जीजा थे वो थे बड़े अच्छे पेंटर थे, राजनीति के सबसे माने हुए। हाँ हाँ तो उस टीचर का बताऊँ मैं आपको, वो टीचर ऐसे थे कि उन्होंने मेरे को एक बार चित्र बनाते हुए देखा, तो मुझसे बोला कि तुम दोपहर में घर पे आ जाओ। हाँ तो मैं दोपहर में उनके घर पे गया। हाँ तो वो मुझे लेके उनके जीजा या साले जो भी थे उनके घर पे गए, हाँ मनोहर सिंह मार साहब घर पे। हाँ। बोले मेरी क्लास का बच्चा बहुत अच्छा चित्र बनाता है। अच्छा, बहुत अच्छा तो चित्र मैं बनाता बताऊँ है। आपको, देखो टीचर टीचर में कितना अंतर होता है। अंतर होता है, एक ने ठोकाई कर दी और माफी मंगवाई आइंदा से काम नहीं करोगे। और अगले ने ये कहा था कि देखो देखो एक बच्चा के साथ। बच्चा कैसा इतना अच्छा, इसको आप थोड़ा सिखाओ। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बना के बताया। फिर क्या क्या नाम था उनका, उनका जो लेके गए थे? लेके गए तो मुकुट बिहारी गुप्ता। मुकुट बिहारी जी। मुकुट बिहारी बड़े अच्छे थे। तो फिर मतलब जीवन में सब तरह के लोग, हाँ 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 तुलसी का संसार है भांत भांत के हाँ, लोग। भांति भांति के तो लोग। फिर उनने मेरे को मतलब ऐसा सिखाया। फिर उसके बाद क्या, वो 5वीं क्लास में पढ़ लिया, 5वीं क्लास के निकल गया, लेकिन वो आदत बनी हुई थी। तो मैं 7वीं क्लास में गया, तो तब तक हमारे पास क्या था कि कलर नहीं होते थे, कलर नहीं होते, केवल कलर नहीं होते थे, ये नहीं होता, कोई कलर नहीं होता था। तो कलर के नाम पे ये होली के कलर जो होते हैं ये होते थे। वही होते थे। तो जैसे अभी कभी हफ्ते में या दशहरे पे हम लोगों के पाँव छीने जाते थे। हाँ। तो कहीं से 10 पैसे, कहीं से 5 पैसे। फिर एक हमारे मोहनलाल जी थे, वो 1 रुपये देते थे। तो ऐसे 1-1.5 रुपये अपने पास हो जाता है, दशहरे का हो जाता है। पूरे मोहल्ले में सबके पाँव छी के आएंगे तो 1-1.5 रुपया मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, आशीर्वाद। फिर और लोग मतलब वो खर्च करते थे, हमारे पास वो 1-1.5 रुपया रंग में काम आता था। रंग खरीदने में। 10 पैसे का वो रंग, 5 पैसे का रंग, कभी ताऊ जी की दुकान पे, इसकी दुकान पे जाकर रंग लिया ना, और फिर वो बनाना। फिर क्या हुआ, मेरी बहन की शादी हुई तो हमारे टीचर थे, वो घर पे वो बेल बूटे बनाने के लिए आए, जो शुभ विवाह लिखते हैं ना। तो फिर उनको बनाते हुए देखा तो मेरे को और अच्छा लगा, टीचर थे। तो फिर वो थोड़ा बहुत उनके लिए रंग लाया था, रंग बच गया था तो मेरे को वो मिल गया। हाँ तो मैंने बनाना चालू किया। तो तब तक फिर मेरे हाथ से थोड़ा बहुत चित्र बनाए। हाँ। तो एक गांव का आदमी बोला हमारे गांव में बनानी है, अच्छा, शादी है। काम शुरू हो गया। हाँ, तो मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। कला से रोजगार। हाँ, तो 7वीं क्लास में बोला कि गांव चलना पड़ेगा। 7वीं क्लास में ही बताइए। 7वीं क्लास में गांव चलो। तो 4 किलोमीटर दूर गांव था। हाँ 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 हाँ। उसकी साइकिल से और पैदल करके उसे गांव गया, 2 रुपये मिला। क्या बात है। 4 किलोमीटर जाना पैदल देखा जाना। वो 2 रुपए इस समय के 2000 से ज्यादा। हाँ। हाँ तो वो सब बना के आया। फिर मतलब इस तरह से वो हुआ। फिर मतलब मैं 7वीं क्लास में एक बार वो कंपटीशन हुआ कहीं पे। तो कंपटीशन हुआ तो जिला स्तर का चित्रकला प्रतियोगिता हुई। तो फिर पिताजी को बोला, तो उनने फिर कहीं से 2 रुपये की व्यवस्था करके मेरे को एक छोटी डब्बी आती थी केमल की, वो 2 रुपये का डब्बा आता है जिसमें एक ब्रश भी होता है, उसके अंदर सब खांचे बने रहते हैं। हाँ हाँ, वही हाँ। चोकर वाले। उसके पहले मेरे पास में मतलब ब्रश नहीं थे। हाँ तो वो कहीं से घोड़े की पूंछ के बाल मिल गए, काट लाए थे। हाँ हाँ उससे ब्रश बनाया, फिर वो कड़क होता था। हाँ तो मेरी छोटी सिस्टर के एक बार चोट लग गई थी तो उसके बाल काट दिए, तो उससे ब्रश बनाया, लेकिन वो ब्रश वैसे काम नहीं आते थे। हाँ 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 फिर 2 रुपये का डब्बा लाया और मैंने वो चित्र बनाया। हाँ एक पानी भर के घर ले जाती महिला विषय था, हाँ। तो बनाया, तो उसमें जिले में फर्स्ट आ गया। क्या बात है। मैंने क्या पहली बात बार ब्रश हाथ में लिया, कलर हाथ में लिया, आ गया। अच्छा, पहली बार ही जब पहली बार ब्रश हाथ में प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा पहली लिया। बार हिस्सा लिया, तो जिले में फर्स्ट आ गया। तो मतलब एक वो लग तो गया, वो लग गया, लेकिन प्रेरणा तब तक जगी। क्या, फिर 9वीं क्लास तक मैं 8वीं 9वीं तक आ गया। तो फिर कहीं की एक दुकान थी, तो उन्होंने कहा मेरी दुकान पर नाम लिख दो। तो मैंने कहा तो ऑयल पेंट लिया। हाँ तो ऑयल पेंट लिया है, ब्रश लिया है, तो उसके और लिख दिया।
ऑयल पेंट अपने को बच गया। हाँ 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 हाँ। तो फिर छोटी छोटी नेम प्लेट बनाना फिर मैंने 9वीं 10वीं क्लास के बाद से चालू कर दिया। फिर 11वीं क्लास में तो मामा जी के वहाँ चला गया, तो उनके वहाँ जाकर पेंटिंग कर दी, फिर लटरी चला गया। तो यानी फिर क्या है कि वो एक टाइम ऐसा था कि उस समय आपका संघर्ष था। वो संघर्ष लेकिन कला ने साथ दिया भाई उंगली और तूलिका ने साथ दिया। तुलिका ने पूरा साथ दिया है ना। फिर उसके बाद ये था कि वहाँ राजगढ़ की पढ़ाई कॉमर्स की थी, तो कॉमर्स में मतलब हमने हायर सेकेंडरी कर ली। तो हायर सेकेंडरी में पिताजी ने कहा था कि अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे, हाँ 60% के ऊपर आ गए, हाँ, तो तुम्हें घड़ी दिलवा देंगे। घड़ी दिलवा देंगे। अब घड़ी मतलब आज की BMW कार, बहुत बड़ी बात होती, मतलब देती आज थी। आज कोई मुझसे कहे BMW कार तो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, हाँ हाँ है ना। लेकिन वो उसको पूछ लो वहाँ है तो जैसे घड़ी मतलब आज की BMW कार। हाँ तो खूब मेहनत करी, हाँ 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 हाँ, लेकिन फर्स्ट डिवीजन नहीं आया। नहीं आया। 58% कलाकार ठहरे, कलाकार ठहरे। परमात्मा को मंजूर नहीं था गांव में टीचर बन जाऊं। जो मेरे साथ के मित्र थे वो टीचर बन गए। हाँ वो टीचर बन गए। टीचर बन गए, हम नहीं थे। तो वहाँ से निकल के हम फिर मैं हायर सेकेंडरी कर ली। हायर सेकेंडरी के बाद फिर मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया, क्योंकि कॉलेज में फीस कितनी लगती थी, 7 रुपये 8 रुपये सालाना। हाँ, हाँ, पूरे मतलब साल 8 रुपये महीने की पूरे। तो वो तो हो जाता था। तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हम्म। फिर कॉलेज में एडमिशन के बाद में फिर वो अपने उस पर लिया मैंने, हाँ हाँ तो हाँ उसमें कोई घर से वो नहीं था, हाँ, फिर अपने अपने दम पर ही करते अपने रहे। करने लग गया। फिर चूँकि क्या मेरे इसमें एक अच्छी बात ये थी कि मैं पेंटिंग भी करता था, चित्र भी बनाता था, लिखता भी था। ये विशेषता बहुत कम होती है। ये जैसे आप कवि में देखो तो हास्य कवि अलग होगा और वीर रस का हाँ, अलग हाँ, हाँ, होगा। हाँ, हाँ, अपने साथ 2 ही 3 ही 4 5 सभी। तो ऐसे पेंटिंग में सारी विधाएं मेरे पास थी। बाबा जी बहुरंगी बहुरंगी। हाँ। तो मैंने फिर बीकॉम कर लिया था। हम्म, फिर बीकॉम करते करते उसके बाद में एमकॉम में चला गया। तो एमकॉम में फिर घर से भी दबाव पड़ने लगा कि भाई तुम कोई काम करो, ये करो वो करो, इस तरह से। फिर तब तक मैं कॉलेज में था। तो जब मैं एमकॉम कर रहा था तब तक घर वाले फिर पीछे पड़ गए। मैंने कहा मेरे को एमए करना है, तो माने नहीं। तो एक बार पिताजी ने मुझसे कहा निकल जा। ओहो। तो भाई बाप चाहता नहीं निकलने, लेकिन भाई छोरे वो तो बच्चे को डेवलप करने का तरीका है ना। हर बाप करता है। अब उनने कहा कि निकल जा, तो मैं निकल गया। हर बाप ऐसे ही अब वो बोलता पता पड़ा कि है, वो निकाल दूंगा नहीं तो उधर मेरे को पता रोटी ही नहीं नहीं दूंगा। बाप लोग करते हैं अपने जमाने में, तो यही तरीका था। सुधारने का और तरीका क्या। अच्छा फिर बाद में मालूम पड़ा उन्होंने निकाल भी दिया। फिर बाद में उनने कहीं, मुझे तो पता नहीं था, उनने कहीं संबंध की बात भी कर ली थी। हाँ 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 तो जब संबंध की बात होती उन्होंने ढूंढना चालू किया हाँ, शादी के लिए। शादी के लिए। तो मैं गायब हो गया। हाँ मैंने किसी आपकी इज्जत का सवाल था तो तुमने मेरे को भगा दिया, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं आपकी चिंता नहीं करता। मेरे को भी अपना एमए करना है, मेरे को आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना। मेरे को अपनी लाइन पकड़ना है। तो फिर मैं निकल के बाहर आ गया। तो फिर मतलब घर से काफ़ी दिन तक एक अनबन रही, मतलब घर पे जाना नहीं रहा। तो फिर मैं निकल के आया। फिर तब तक मैं इसमें एनएसएस में। हाँ तो हाँ आरएसएस में तो शुरू था। हाँ थे ही। लेकिन आरएसएस में कार्यकर्ता अच्छा बन सकता है, नेतृत्व की डेवलप नहीं होते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ नेता बनने का चांस नहीं होता है ना। मैं तो सुनना है। तो मैं चूंकि एनएसएस में गया तो पहली बार मैं अपने प्रदेश से बाहर निकल के गया। मतलब प्रदेश में भोपाल तो भी नहीं गया था कभी, पर ये पहली बार निकल के बनारस शिविर में गया मैं एनएसएस के। तो हमारे टीचर थे एमएल गुप्ता, उन्होंने भिजवा दिया मेरे को। मैंने उज्जैन भी देखा, फिर मैंने ट्रेन देखी, ट्रेन के अंदर इतना लंबा बैठ के गए। एमए के टाइम तक स्थिति ये थी हमारी। फिर वो बनारस पूरा गया तो पहली बार में नेशनल बेस्ट वॉलंटियर बना मैं। क्या बात है, एनएसएस में। दिल्ली, बम्बई, गुजरात सब यूनिवर्सिटी के लोग आए थे। क्या बात। लेकिन पहली बार मैंने हाथ का लिखा अखबार निकाला तो जो कुछ मैं पढ़ता आया था। हमने एक संस्था बनाई थी विवेकानंद विचार संघ। जब मैं बीकॉम कर रहा था तो एक बार मैंने विवेकानंद की किताब पढ़ ली। तो मेरे को लगा इतनी अच्छी किताब मेरे को मिली, दूसरों को क्यों नहीं मिले। तो फिर हमने कहा इसके लिए कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम को बोला तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया। बोले वो एनएसयू वाला गड़बड़ कर देंगे और आपस में लड़ाई हो जाएगी। मैंने कहा साहब नहीं होगी। फिर हमने अपनी राजनीति खेल के एनएसयू वालों को भी साथ लिया। मैंने कहा चलो भाई तुम रक्षा करना और अपन विवेकानंद जी कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने ठीक है। तो फिर हमने हो गया आराम से। वो ऐसा हुआ कार्यक्रम, प्रिंसिपल ने उधर मचाने वाले चोर के हाथ में चाबी दे दी ना, उनको खड़ा कर दिया। चोर के हाथ में चाबी दे दी। हाँ। वो फिर कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ। उसके बाद मैं लौट के आया तो फिर एनएसएस मेरा जुड़ाव हो गया। फिर सुब्बा राव जी थे, एस एन सुब्बा राव, गांधीवादी थे, तो वो सब युवाओं के बीच में काम करते थे, उनसे जुड़ाव हो गया। उनने श्योपुर बुलाया। तो यानी एक बड़ा मेरा सर्कल हो गया देश भर का। और तब पूरे देश भर के सर्कल से चिट्ठी पत्री के माध्यम से जुड़ा होता था। पोस्ट कार्ड वो इसी तरीके से। तो पहले मैं पोस्ट कार्ड हाथ में रखता था। और तब की लाइफ तो मुझे मजेदार ये थी। जिस चित्रकूट पहुंच गया सतना से, सतना मेरा दोस्त का घर था, उसके घर पर रुका, वहाँ से चित्रकूट चला गया। अब चित्रकूट के बाद में जेब में 2.25 रुपये। अब या तो मतलब 2 रुपये का टिकट ले लो और 2 रुपये का टिकट भी नहीं आगा, क्या करोगे। तो फिर 1 रुपये का खाना खा लो। तो हमको लगा 1 रुपये की मीठा भुजिया खाना ठीक है, बिना टिकट बैठ जाओ।
तो वो भी सब जीवन के इतने अनुभव रहे। मैं बद्रीनाथ चला गया, केदारनाथ चला, मतलब पंजाब में चुनाव हुआ तो मैं उज्जैन में रहता था। तो जब पहली बार राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ तो मैं अयोध्या में कुछ लोग मिले पंजाब के, तो उनने कहा हमारे यहाँ चुनाव होगा तो आप आओगे, तो मैंने क्या जाऊँगा भाई, अपना कोई जड़ तो कहीं है ही नहीं, जड़ तो अपन अपने झोले में साथ रख के घूमते हैं अपनी। तो उन्होंने कहा आ जाना, मैंने कहा आ जाऊँगा। कहाँ बोले पठानकोट सुजानपुर। मैंने कहा ठीक है, गुरदासपुर जिले में। उनका फ़ोन आ गया, आप गुरदासपुर जिले में आ जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे यहाँ कोई लिखने लिखने को तैयार नहीं है, आतंकवाद अफगानिस्तान चल रहा था। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। फिर मैं उनके वहाँ पहुँच गया। फिर उनके यहाँ पहुँच गया तो दीवारों पे लिखा ये करा, बहुत अच्छा। वो तो एक एक किस्से ऐसे हैं कि जिसका वर्णन। फिर मैं वहाँ से बद्रीनाथ चला गया, बद्रीनाथ जाके पैसा खत्म हो गया। फिर मैंने वही दुकान खोल ली पेंटिंग की। अच्छा, फिर वहाँ पर वही दुकान खोल के वहीं चालू हो गया। फिर बद्रीनाथ में दुकान खोल ली, तो फिर ऐसे मैं बद्रीनाथ का लोकल हो गया, फिर मैं दिल्ली का लोकल हो गया, मैं बम्बई का लोकल रहा। मतलब ये तो इतने छोटे समय में क्या मतलब जहाँ जाना अपना हाथ अपने हाथ में है। हाँ, अपना हाथ अपने हाथ में, अपनी तूलिका अपने हाथ में है, और अपने को कला ने सब जगह अर्थ की कमी नहीं आने दी। जहाँ आवश्यकता पड़ी उसने अपने रोटी की जुगाड़ कर दी। अर्थ मिला पे व्यर्थ ना मिला, अर्थ मिला पर व्यर्थ नहीं मिला, मतलब बिना काम का नहीं मिला। हाँ, है ना, मतलब बिना काम का। जैसे मैं आपको बताऊँ, लोग मेरे को देख के सोचते हैं मेरे साथ जो छोटे छोटे मित्र हैं, आज कोई ठेकेदार है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है। अब मैं भी कई बार एक बात सोचता हूँ कि जैसे जिस उम्र में, जैसे हमारे गुरु जी ठंडे वाले, वो जिस उम्र में इंदौर आया, मैं उस उम्र में अयोध्या गया। गुरु जी ठंडे वाले, वो आपको बहुत आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं। तो हम बैठ के यही कई बार कल्पना करते हैं कि 30 साल पहले जिन लोगों ने और कहीं काम किया, मैंने यहाँ काम किया, मैं अपनी फील्ड में पढ़ा, वो अपनी फील्ड में पढ़े, है ना। तो अंतर क्या पड़ता है भाई साहब? मतलब सबसे बड़ी चीज़ होती है आदमी की कि उसकी गुडविल जो बनती है दुकान की। तो जैसे मैं राजगढ़ में था तो मेरे को सब लोग जानने लग गए, तो भाई राजगढ़ में मेरे पास घर बैठे काम आ जाएगा, ये मेरी साख है। लेकिन जब मैं राजगढ़ छोड़ के उज्जैन चला गया तो फिर से शुरू, तो फिर वापस ABCD शुरू करना। फिर उज्जैन के बाद मैं अयोध्या गया तो वापस ABCD शुरू। अच्छा, उसके बाद दिल्ली आया, दिल्ली में फिर ABCD, मैं बॉम्बे गया तो फिर ABCD, फिर अमेरिका गया तो वहाँ ABCD, वेस्ट इंडीज में ABCD, फिर भारत में लौट के आया अलग अलग शुरू, वहाँ ABCD। अच्छा, मजे की बात है आज भी नई जगह जाता हूँ तो ABCD शुरू, यहाँ जरूर मैं, मुझे लगता है कि नहीं ABCD EFG हो गया अब बैठा हूँ, लेकिन ये XYZ तक हो गया। नहीं बाबा जी, आपके पास नहीं आते के तो ऐसे वैसे भी ऐसा लगता है जैसे हम आश्रम में आए हैं। आश्रम पहले जमीन पे होते थे, ये आसमान में है। उसका तो मतलब है आश्रम, और श्रम कर और आहे से। तो जैसे अब आप पे आते हैं, अभी भी मतलब बाबा जी के घर पर आना तो तब आप हमको तो नहीं करने देते, ये इनकी गलती है। मुझे बाबा जी से कुछ बड़ा हूँ मैं, तो मुझे आप जैसे सरस्वती पूजा का इतना आदर कर, मुझे बर्तन साफ नहीं करने देते। अन्यथा जो आएगा, जो भी भक्त आ रहा है, वो अपने बर्तन खुद साफ कर वापस रखो, लिखा हुआ अपने बर्तन साफ करके रखें। भैया बड़े बड़े सेठ लोग भी आएंगे, लक्ष्मी पुत्री भी आगे बोलते हैं निकाल दो। लेकिन अब मैं माता सरस्वती को नहीं ढूंढ पाया तो आप लोगों की सेवा कर लूंगा। तो अगर आपकी झूठी थाली भी साफ करनी तो हो सकता है भैया नारद जी कहाँ पहुंच गए थे। बाबा जी ये बताइएगा, राम जन्मभूमि आंदोलन में क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, उस लड़ाई के यूँ कहना चाहिए कि वर्णमाला के अ से लेकर के और अब मंदिर बनने तक भी, है ना, आपके पास उन्होंने निमंत्रण भी भेजा था और आपने आदरपूर्वक उसको स्वीकार भी किया। इस संपूर्ण यात्रा में आपको कैसा लगा कि इस यात्रा का संघर्ष कैसा रहा और अंततोगत्वा उसकी सफलता कैसी रही? तो थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे तो ठीक है। उसको रब मैं बता दूं आपको जी, क्योंकि मैं यहाँ इंदौर में था। हाँ, तो यहाँ पे एक प्रदर्शनी के लिए मेरे को ऑफर मिला, तो मैं दिल्ली प्रयाग में प्रदर्शनी थी तो मैं वहाँ गया था। तो उसके पहले हमने अशोक सिंघल जी नाम सुना हुआ था। हाँ, और जुड़ा तो मैं उसके पहले से, जब ये यात्राएं चालू हुई थी 85 में एकात्म यात्रा निकली थी, उसके पहले से तब से मैं पढ़ता सुनता हूँ। तो तभी से इसमें काम तो कर रहा था मैं। पर उस समय एक बड़ा हमारे लिए गर्व की बात थी कि अशोक जी सिंघल मिलेंगे, और मैंने वेद पे प्रदर्शनी बनाई। हाँ, तो उस पर खूब पढ़ाई हुई, तो इस बहाने मैंने वेद पढ़ लिए थोड़े बहुत। फिर उसके बाद में किताबें पढ़ी, फिर अशोक जी ने जब प्रदर्शनी देखी तो उनको बड़ा एक अच्छा लगा। ये उस समय 92 की बात थी, ये 92 में फरवरी में तो ये प्रदर्शनी बनी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मतलब चंपत राय जी जो है, उन्होंने कहा कि आप अच्छे कलाकार हो, अयोध्या कुछ करना। तो मैंने कहा ठीक है ना, मैं अयोध्या पहुंच गया। फिर अयोध्या में अब मेरे लिए कोई तो था ही नहीं कि कोई कहीं याद करने बैठा है, घर पे आना कभी आ जाएंगे एक बार, कोई मतलब नौकरी नहीं है, कोई अपना स्कूल खंडित नहीं हो रहा, कोई तो अपन तो जहाँ खड़े हुए वहीं धंधा था, वहीं अपना काम चालू, तो वहीं काम चालू। तो चंपत जी ने फिर मुझे कहा कि भाई आप करोगे? तो मैंने कहा करूँगा। हाँ, तो
तो उन्होंने फिर मुझे काम बताया हाँ कि आप ये दीवारों पेंटिंग करो। उससे पहले करता ही था मैं। हाँ तो फिर जब मैंने पेंटिंग करी तो उस समय तो मैं पेंटिंग के लिए खर्च करने को भी तैयार नहीं था। उन्होंने कहा 200-300 रुपये खर्च होंगे, 500 रुपये खर्च होंगे। हाँ पर मैंने कहा अच्छी दीवार बनाओ। तो मैंने अपने पास 500-600 रुपये मेरे पास थे, तो एक बड़ी दीवार पोत के हाँ ऑयल पेंट की बना दी। हाँ जोरदार। वो जिसने भी देखी, अशोक जी ने, सबने देखा, बोले ये कौन कर गया ऑयल ये पेंट? कौन कर गया? भाई संग वाले ऑयल पेंट पोत के लिख सकते हैं। हाँ 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 उनके पास है ही नहीं। है नहीं है तो वहाँ 2 रुपये की गेरूस करना चाहिए। मैंने मतलब 400-500 रुपये का दीवार बना दी। कौन कर गया? कौन कर गया? फिर बाद में उन्होंने कहा करा तो इसने, वो तुमने करा। मैंने क्या, मैंने करा। तो जो देने को तैयार नहीं थे बोले तुम जितने बना सकते हो बनाओ। हाँ 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 फिर हाँ अशोक जी को मालूम पड़ा कि मैंने व्यर्थ कहा, नहीं जाएगा। व्यर्थ नहीं जाएगा। आज के दौर में बाबा जी यही बात है। आज भी सनातन धर्म का मामला हो या अन्य कोई अच्छे कामों के लिए पैसों की समाज में कोई कमी नहीं, अच्छे व्यक्तियों की कमी है, हाँ सुपात्रों की कमी है जिनके माध्यम से व्यक्ति खर्च करे कहाँ करेंगे? बिल्कुल। अच्छे लोग नहीं है जिनके माध्यम से खर्च किया जाए। तो यही था कि मैं बहुत पहले से ये बजरंग दल वगैरह सब में जुड़ा हुआ था। तो ये राम जन्मभूमि के नारे और गीत और ये सब तो आदत थी। हाँ। पर ऐसा कोई कलाकार नहीं था मैं, क्योंकि ये आंदोलन लोग जितने भी हैं इंटरव्यू लेने आते हैं, मैं तो आपने आंदोलन को क्या दिया? एक बात बताना चाह एक बात नहीं, 2 बात संक्षिप्त बताना चाह रहा हूँ। वो एक नारा आपने सुना होगा, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जो पूरे दुनिया में फैला, वैसे आंदोलन के मूल में यही रहा है, प्रेरणा का काम किया। वो श्रद्धेय बाबा जी के द्वारा ही दिया हुआ वो नारा था। दूसरा एक जो शब्द बीच में आया प्रदर्शनी का, बाबा जी मैं सोचता हूँ कि कितने वर्ष से प्रदर्शनी की शुरुआत लगभग 20 साल से नहीं 25 साल 25 साल से विदेशों में। 25 साल से तो विदेशों में हो रहा है, मतलब अपने यहाँ 30-35 वर्षों से उसके पहले प्रदर्शनी, 8 मतलब बाबा साल, जी 10 के साल जो हो चित्र गए। बनते हैं उन चित्रों को ये प्रदर्शनी, और उसी समय तात्कालिक रूप से भी बाबा जी उस सब्जेक्ट को लेके प्रदर्शन। हाँ एक विषय को लेकर के एक जैसे जो भी विषय भारतीय लेंगे बाबा जी, परंपरा है, राम है, कृष्ण है, ये सब तो उस पर वो पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन पूरा सारा कुछ है, और वो बाबा जी का द्वारा स्वयं के द्वारा तैयार किया हुआ, और वो अद्भुत होता है। और मैं सोचता हूँ कि कितने ही देशों में बाबा जी की प्रदर्शनी बाबा जी कितने देशों में लग चुकी होगी? कौन याद रखे? हाँ 10, 15, 20, 25 तो होंगे हाँ, और इतने तो मुझे ही पता है। अमेरिका 61वीं बार जा रहा हूँ मैं। हाँ बाबा जी अभी 61वीं बार जा रहे हैं, बताइए। तो लोग बाग तो एक बार जाने का ही अपने उसके बाद में अगले 7 जन्म तक बताते रहते कि हम एक बार गए थे। तो बाबा जी तो 61वीं बार अब जाने वाले। तो अब विदेश बाबा जी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बाबा जी के लिए स्वदेश महत्वपूर्ण है, और इस स्वदेश को विदेश में ले जा करके और स्वदेश बनाते हैं। ये बाबा जी के लिए, हमारे लिए, और सनातन की ध्वजा लहराते हैं। जो एक पुस्तक है प्रदर्शनी, तो ऐसे चित्रों की प्रदर्शनी होती ये है। बाबा जी की चौथी पुस्तक है जो अभी आपके सामने दिखाई दे रही है। राष्ट्र देव श्री राम जन्मभूमि का उसमें सारे चित्र लगे हुए हैं, और ये बाबा जी की चौथी पुस्तक है। और इसमें एक यात्रा जो अशोक वाटिका से अयोध्या तक निकली थी, उसकी चित्रावलियां भी हैं। और उस यात्रा का प्रसाद हमारे लिए आप है। मैं तो उसमें एक निमित्त बना था, बाबा जी ने आदेश दिया था कि जाना है, तो कोरोना काल था तो फिर निकले, और बाबा जी के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हम बच गए। मैं बच गया मान के चलो। तो उसके बाद में वो पुस्तक, मेरी भी एक छोटी सी पुस्तक निकली तब। तो काफी अच्छी पुस्तक है वो पूरा, क्योंकि मैं तो वर्णन लिख नहीं पाया भाई साहब, वो तो आपने उसको, लेकिन आपके चित्रों में सारा वर्णन है। तो बाबा जी उस आंदोलन के का पटाक्ष आपने जब मैं खाली इतना बता दूं कि कैसा लगा भाई, लोग मुझको बोलते हैं कि मैंने आंदोलन को योगदान दिया। हाँ। और मेरा दूसरा कहना है, उस आंदोलन ने मेरे को योगदान दिया। हाँ। क्योंकि उसके पहले मैं गायक नहीं था, उसके पहले मैं इस प्रकार का कटाक्ष करने वाला कार्टूनिस्ट नहीं था। हाँ। उसके पहले मैं पेंटर नहीं था। हाँ। उसके पहले इस प्रकार का संघर्ष करने वाला और नारे देने वाला और मंच में भाषण देने वाला नहीं था। उसके पहले कविताएं भी इस प्रकार की नहीं बनाता था। ये सब मुझे उस आंदोलन ने सिखाया। उस आंदोलन भगवान ने सब कुछ। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे वैसे ही एक मैंने पोस्टर बनाया था रामचरण पादुका का, अशोक जी निकले सिंगल जी, उन्होंने वैसे देखा उसको, तो गौर से देखा, तो मेरे मन में आया, मैंने भाई साहब मैंने भी गीत लिखे। तो बोले तुमने गीत लिखे? तो मैंने कहा हाँ, चरण पादुका के। तो उस समय क्या था कि जैसे कि रामचरण अभियान चला था, क्योंकि रामचरण के नाम पे गीत ही नहीं थे। हाँ, नहीं थे, वो भजन भी नहीं थे। तो खाली एक भजन था, भजुमन रामचरण सुखदाई, अनूप जलोटा का। अब वो अनूप जलोटा बोले कि इसको अगर आप कैसेट में यूज करोगे तो कंपनी दावा कर देगी। हाँ, करेगी। तो उन्होंने खाली ऐसे हारमोनियम पे भजुमन रामचरण सुखदाई गा के दे दिया। अब ये इसका उपयोग क्या करा था? अशोक जी ने मुझसे कहा कि
तुमने लिखे? मैंने कहा हाँ लिखे। तो उनको क्या पता क्या मेरे को भरोसा था। हाँ, मैं पोस्टर बनाता था, मैं ये करता था, वो जो काम नहीं हो ना वो ये काम करता था। हो ओह, मतलब हमारे पास ना का तो नाम ना ही का तो नाम ही नहीं। ये करना हाँ कर, हाँ, 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 वो हाँ। कैसे करेंगे वो बाद में सोचा। हाँ, अभी बस वो फिल्म है ना शोले, कि ज्यादा तो नहीं बोल दिया, अरे बोल दिया तो निपट लेंगे। बोले जो हाँ कर लेना। हाँ कर निपट लेंगे। तो वो क्या हुआ कि उनने शाम को मुझे बुलाया, हाँ, तो मैं गया तो उनके भगोनी से ज्यादा चमचे गर्म होते हैं, हाँ, मेरे को उनसे मिलने नहीं दे। भगोने से ज्यादा चमचे गर्म होते हैं। मिलने नहीं दे। अशोक जी थके हुए, अशोक जी थके हुए, अभी मुख्यमंत्री मिलने आया, मदन लाल खुराना मिलने आया, आप नहीं आप बैठो। मैं बैठ रहा, लेकिन किस्मत की बात है अशोक जी जब अंदर घुसे थे तो उनने मेरे को देख लिया था। हाँ, फिर थोड़ी देर हुआ, उनने खुद ने आदमी भेजाया, हाँ, उसको बुलाओ बाबा। 11 बजे उन्होंने मुझे बुलाया, हाँ, फिर बोला कि अब बताओ अब बताओ कौन से गीत लिखे। तो फिर मैंने उनको गीत वैसे अपने देसी हाँ, 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 तो मैंने उनको एक गीत सुना है गा के। तो बाबाजी बाबाजी 3-4 पंक्तियां सुनाई दो सर। वो था, हाँ, शीश को झुकाओ भक्तों फूल बरसाओ, आई राम जी की पादुका गाँव में, आई राम जी की पादुका गाँव में। मतलब गाँव गाँव रामचरण पादुका अभियान जा रहा है, तो उसमें राम चरणों की महिमा भारी रे, जिनने गौतम नारी तारी, ये चरण जहाँ जहाँ पहुँचे सब लोग भये हैं सुखारी रे, इनका हरदम करते ध्यान देखो वीर हनुमान, इनकी महिमा किस विधि गाऊं, आई राम जी की पाद। तो ऐसा एक गीत गाया तो वो बड़े पसंद। हाँ। तो बोले यही है, मैंने और भी है, और भी है, और तो भी। उनको 4-5 गीत बताए। तो अच्छा उसके पहले मजेदार बात, मैंने कभी हारमोनियम के साथ नहीं गाया। हाँ, 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 कभी लेकिन हारमोनियम- पूरे सरगम में है वो तो। कभी हारमोनियम के साथ गाता तो बोलते तो सुर बिगाड़ता है। हाँ, अच्छा तबले वाला साथ बजाने ताल तोड़ते हैं, लेकिन अपन ने सुंदरकांड में इतने घिसा है कि अपने को मालूम था अपन गलत नहीं है। हाँ, हाँ, वो तो स्वर में चल रहा है पूरा। फिर वो अशोक जी ने सुना, तो चूंकि वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की शिष्य रहे, उन्होंने सीखा था संगीत। हाँ, 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 तो उन्हें क्या पता क्या मेरे को देख के कहा कि तुम दिल्ली जाके इन गीतों को रिकॉर्ड करा दो। ओहो, अच्छा उनने गीत भी पूरा नहीं देखे, जैसे हाँ। मोदी जी के साथ भी जब मैंने गीत लिखा तो उन्होंने 4 लाइनें देख ली, हाँ, उसका कोई मतलब नहीं, तू कर, हाँ, हाँ, मतलब घोषणा पत्र बाद में बन जाएगा, हाँ, तुम जो विषय ला रहे हो वो महत्वपूर्ण है, करो, करो, हाँ। करो तुम करो। तो जिसको होता है ना फ्री छूट देना, हाँ, 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 तो अशोक जी ने कहा तुम दिल्ली जाकर रिकॉर्ड करा दो। खुली छूट दे दी। हाँ दिल्ली जाकर रिकॉर्ड करा दो। अब मेरे को ये भी कि अपन ने स्टूडियो कभी देखा नहीं, माइक पे कभी गाया नहीं, हाँ। हारमोनियम वाले ने बजाया नहीं, तबले वाले बजाया नहीं। वो पहली बार वो स्टूडियो में गए तो वो टोनी शर्मा थे, उनने मुझसे सुन के देखा, हाँ, संगीतकार ने, हाँ, तो वो बोले ठीक है कल स्टूडियो आ जाना, हाँ, बता दिया। एक रामनाथ हो जाते, उनने कहा मैं गा लूँ, मैंने किया, उनने देखो अपने को भी किया, साला गा के कलाकार बनेंगे अपन। हाँ, हाँ, और वो स्टूडियो में फिर बैठे और भाई साहब 6 गीत विदाउट ब्रेक के, विदाउट 6 गीत, और आखिरी गीत में ऐसा अटका 8 रीटेक, सारे की कसर निकाल दी। हाय 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 पर वो कुल मिला के मैं गा के आ गया लौट के। हाँ, फिर जब मैं मतलब वहाँ अयोध्या में था और वो उसकी कैसेट बन के आया और मैंने कहीं बजती हुई सुनी, हाँ, तो सीधा फूल के हाँ, 56 ये बोले मैं गा रहा हूँ। हाँ 113 इंच का, बोले क्या अपनी आवाज है। तो फिर उनने मतलब उसके बाद फिर वो उसने मुझे समझाया कि यार तुम तो मतलब गायक हो, हाँ, मतलब राम जी के सही कैसेट ने बताया तुम हाँ। गायक हो, राम जी ने बना दिया। तब हम भी ताल ठोक के उतर गए। हाँ। फिर अयोध्या आंदोलन के टाइम पे रोज मंच पे वो एक बहुत लंबी मेरी कविता 130-40 स्ट्रेंजे की, 140 स्टेंजे की एक कविता। एक कविता, वो जो मैंने जब गीत बनाया, मेरे एक गीत में 4 स्ट्रेंजे थे, तो दिल्ली का जो था 4 नहीं चलते हैं, किसी गीत में 2 स्ट्रेंजे ज्यादा नहीं होते, 3 ज्यादा से ज्यादा होते हैं। हाँ, तो मैंने बनाया तो उसमें करीब 30-40 स्ट्रेंजे हुए थे। तो वो बोले 40 स्ट्रेंजे मजाक होता है क्या? फिर अशोक जी ने सुना तो वो बोले कितने 72, फिर गायक भी डाल दो, ये भी डालो, तो 130-40 स्ट्रेंजे गीत। फिर उसका मैंने नाम रखा दंड काव्य। दंड का वो तो हो ही गया। लोग खंड काव्य लिखते हाँ, हैं, दंड काव्य लिखते हैं। हो गया और वो तो। उसमें एक प्रश्न का उत्तर है, हाँ, हाँ, अच्छा, मतलब जैसे कि उन्होंने न्यायपालिका कहना नहीं माना, सरकार भंग कर देंगे, बोले हाई कोर्ट के आदेशों को इंदिरा ने कब माना, हाँ, याद करो वह आपातकाल का गुजरा हुआ जमाना। हाँ। और मुलायम ने न्याय रोन कर रेलों को रुकवाया, और लालू ने रथ रोक के भी था न्याय का गला दबाया, और शाहबानों के केस में भी न्यायालय का अपमान। मतलब हाँ, हाँ, ईश्वर हाँ, का एक बात है, बोले ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे, हिंदू ने ही गाया, और कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। ये ऐसे इस तरीके से लगातार हिंदू जागरण हुआ, प्रजातंत्र खत्म पड़ जाएगा, हाँ। उन्होंने कि अरे भैया आज तक तुम कहीं भी, तो ऐसे जो तर्क होते हैं ना, हाँ। कि एक भी जगह बताओ जहाँ हिंदू ज्यादा प्रजातंत्र खतरे में पड़ा हो। हाँ, 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 संवेदनशील एरिया वही होता है जब मुसलमान ज्यादा होते हैं, हिंदू ज्यादा हो, संवेदनशील। तो ऐसे प्रश्नों को 130 प्रश्नों को उसमें उत्तर दे दिए। उसके बाद मैंने कहा भैया कविता है
पूरा हो गया काम, मतलब हाँ विषय अपना अपने अपने मन भर गया, रामचरितमानस पूरी हो गई। हाँ अपनी रामचरितमानस को कविता। हाँ। अब कोई भी विषय आता ना तो उसको एक पद निकाल के बोल देता हूँ, उसी में से काम में आता है। कोई नया शहर का नाम बदल दिया वो कविता निकाल के देता है। फिर कोई नया कानून लेके आए, उनने कहा डीएनए है, तो ये एक कविता निकाल के दे दी। तो वो एक कविता भी लिखना उसने हुआ। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से राम जन्मभूमि बाद निकला तो फिर वो प्रतिबंध का टाइम था। फिर मैं कुछ दिन दिल्ली रहा, फिर दिल्ली में भी पकड़ने की संभावना थी, तो क्योंकि हम उसमें थे ना, मंचों पे मंच का संचालन भी किया था। हाँ। तो अगर हम पकड़ाते फिर बड़े लोग पकड़ाते फिर लफड़ा होता, तो मैं भागता रहा। फिर उज्जैन इंदौर भी आया, फिर बम्बई चला गया। तो बम्बई फिर कुछ दिन रहा, फिर जो हमारे स्वरूप चंद जी गोयल थे उनसे भी बम्बई के दौरान चुपचाप परिचय हो गया। तो फिर वहाँ फिर कुछ दिन बाद GTU में सर्विस कर ली। फिर सर्विस करने के बाद मैं श्याम जी गुप्त मिल गया, उन्होंने कि एकल विद्यालय के लिए काम करना, तो उसमें चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे लगा मेरे को विदेश जाने का 93 में काम पड़ा। हाँ। कि वो विवेकानंद जी की जन्म शताब्दी, वो भाषण की शताब्दी है। लेकिन वो जब वो भाषण की शताब्दी टाइम था उस समय मेरे ऊपर केस चल रहे थे। तो पुलिस पकड़ने के चक्कर में फिर अपन फरारी काट रहे थे। ओहो। तो पासपोर्ट बनवाओ तो पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। ओहो। तो करवाया ही नहीं मैंने, तो मेरा अमेरिका का चूक गया। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर ऐसा संयोग बना, हाँ। फिर इतनी बार गया। तो क्या है कि जो चीजें जो चीज मिलना है ना वो चीज, मतलब मैं गीता जी में अब भरोसा करता हूँ कि देखो मैं आपको बताऊँ, 11वीं में सोचा था फर्स्ट डिवीजन आ जाए, नहीं आया। तो अगर आता तो मैं किसी गांव में टीचर होता या नहीं होता। उसके बाद मैंने जब मतलब MA किया, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, तो मैंने परीक्षा दी PSC की। जिनको मैं पढ़ाता था वो पास हो गए, प्रोफेसर बन गए। मेरे ये वो तो कॉलेज पढ़ा रहे, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होते। एक बार कॉलेज चुनाव लड़ा, सबसे ज्यादा वोट से हार गया। भाई मेरे चक्कर में बाकी 4 हारे, क्योंकि मेरे सामने कांग्रेस वालों ने 22 बस के मालिक को चुनाव लड़ा दिया था उस जमाने में 86 में। तो चुनाव हार गए। अच्छा चुनाव हारे तो मतलब मेरे को काशी जाने का मौका मिला, नहीं तो मैं वहाँ उस दिन वोट डालने जाता। तो खाली CR बन के रह जाता, UR बन के रह जाता। लेकिन इधर मेरे को पूरे भारत का बेस्ट वॉलंटियर बन के आया, तो वो एक अलग हुआ। तो ये क्या है कि ऊपर वालों ने जो बनाने की, जो प्रारब्ध में है वो होगा, वो हुआ। तो फिर अब उसके बाद अब लोग सब मेरे को सलाह देते हैं तरह तरह का, ये कर लो वो कर लो। मैं बोलता हूँ यार ऊपर वाले जो करवाना है ना वो करवा लेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि तुम ये करो, अगर तुम नहीं करोगे तो बाद में इस काम को कौन करेगा। तो मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे पहले कौन कर रहा था। अभी मैंने प्रोग्राम चालू किया भारत माँ की आरती। तो इस भारत माँ की आरती में पेंटिंग भी करता हूँ, सिंगिंग भी करते हैं, कविता भी मेरी है, हंसी मजाक भी है, उसमें रोद भी है, रस भी है ना, लाइट साउंड इफेक्ट भी है, सब तरह का कर लिया। और भारत के छोटे छोटे गाँव से वाशिंगटन, न्यूयॉर्क सब जगह कर लिया। हाँ है ना। बाबा जी मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में जो भी सनातनी है, एक ही शीर्षक से जो आयोजन होता है, भारत माता की आरती, बस ये संकल्पना में 3 घंटे का 4 घंटे का एक आयोजन, और अकेले बाबा जी उसको करते रहे हैं। और ये हमारे पूरे सारे लोग पूरे देश में और दुनिया में जानते हैं भारत माता की आरती। अब बस उस संकल्पना पर सारा राष्ट्रवाद, सनातन की बात और सारे रसों का समावेश उसमें होता है। ऐसे आयोजन करते हैं। और अब इन दिनों में बाबा जी विशुद्ध कथा के ऊपर, राष्ट्र कथा के ऊपर केंद्रित हो रहे हैं। बाबा जी इस संदर्भ में थोड़ा बताइए, उसमें आपकी क्या परिकल्पना, कैसे करना? वो बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं जब बीच में कवि सम्मेलन की फील्ड में, सुनो मैं जब बीच में कवि सम्मेलन की फील्ड में आया था बॉम्बे में, तो मंची कवि नहीं था। एक बार मैंने जयपुर के मंच पे कविता पढ़ ली थी, उसके बाद बम्बई के मंच पे कविता पढ़ी। तो वहाँ मेरे को बैनर बनाने, इनका सब काम था मंच बनाने का। स्वरूप चंद जी का तुम भी कविता पढ़ लो, मैं पढ़ लेता। तो पहली बार में जनता ने इतना पसंद कर लिया कि सारे बड़े कवि लगा कि यार ये कौन नया आया। और अच्छा मेरा की चूँकि जन शैली थी ना, तो इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई। तो फिर मैंने मतलब मंच पे कविता पढ़ी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो सब कवियों ने धीरे धीरे कट ऑफ कर दिया। तो बहुत लंबे समय तक उपेक्षा का अपन ने झेला। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपनी खुद की टीम तैयार करके कवि सम्मेलन किए। तो वो फिर काफी प्रसिद्ध हो गए मेरे कवि सम्मेलन। सब 4 कवि रखता था मैं, गौरव शर्मा, महेश दुबे वगैरह जैसे कवि। तो उसमें 100-200 रुपये देके उनको कवि सम्मेलन, इतने ही बजट होता था पहले। और मैं खुद कवि सम्मेलन करता था। मेरे अपने पर्सनल कवि सम्मेलन ज़्यादा हिट हो गए। फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि यार मतलब कवि सम्मेलन में अपन पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं और एक ही वर्ग के लोग सुन पा रहे हैं। तो फिर ये भारत माँ की आरती करके मैंने विदेश में भी एक बार करके देखा, पेंटिंग, सिंगिंग। फिर भारत में एक बार किया तो वो बड़ा प्रसिद्ध हो गया। तो फिर मैंने उस काम को आगे बढ़ाया और अब बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी बड़ा हो गया। तब इसके बाद एक बात और समझ में आ गई कि अब इसमें भी टाइम कम पड़ता है। तो इसके लिए वो राष्ट्र कथा का कंसेप्ट है। और हमने कवि सम्मेलन इसलिए जाना चालू किया तो भाई हम
कवि खाली एक धंधेबाज ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ, यही हो रहा है, यही हो रहा है। अब धीरे धीरे हमने जो कार्यक्रम चालू किया, तो देखो जो हमने सबसे पहले किया अब सब करने लग गए। हमने रेम बनाना चालू किया, सबने बनाना चालू कर दिया। हमने कलर माइक यूज़ किया, सबने बनाना चालू कर दिया। हमने घूम घूम के बोलना चालू किया, सबने करना चालू कर दिया। तो अभी क्या है कि हम भारत माता की जय बोलने लग गए थे कार्यक्रम में, सब लोग बोलने लग गए। अब धीरे धीरे वो शुरू में अटपट लगता था भारत माता की आरती कैसे होती है, पर अब करने लग गए। तो अब मुझे लगता है कि कथाएं जो होती है, तो कथाओं के मार्फत भी अच्छी बात कही जा सकती है राष्ट्र की, और समाज को समरसता कैसे दी जाए। तो एक दिन के बजाय 3 दिन का, ताकि उसमें मनोरंजन के बजाय आध्यात्मिक भाव आ जाए और श्रद्धा जुड़ जाए। 3 दिन का होता है जी? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन, 3 दिन का अपन करते हैं अभी तक। क्योंकि बाकी फिर खर्च कलाकारों के उनके सबको बहुत पड़ जाता है ना। तो अब मैं चाहता हूँ उसका इतना कम बजट रहे कि छोटे छोटे जगह के लोग करवा सकें। मतलब मेरे 1 दिन के कार्यक्रम के बजाय मैं 5 दिन का कार्यक्रम कर सकूँ उतने। ऐसी एक योजना से करूँगा। तो बाबा जी से विषय तो इतना बड़ा है, बाबा जी का विराट व्यक्तित्व इतना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो बाबा आनंद, बाबा की कथा अनंता। लेकिन फिर भी बाबा जी से मैं सोचता हूँ कि इस समय बाबा जी की एक यात्रा निकली थी अशोक वाटिका से अयोध्या तक। प्रभु श्री राम 14 वर्ष में जहाँ जहाँ गए थे वनवास के उस अवधि में, उन स्थलों के दौरान बाबा जी के साथ मुझे 2 माह लगभग रहने का सौभाग्य मिला। उन दिनों बाबा जी का बहुत सारे गीत प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन कोई किसी एक गीत से आज इस बाबा जी के विराट व्यक्तित्व का प्रथम खंड पूरा हुआ। फिर बाबा जी से कभी ऐसा ही समय लेंगे तो अगले खंड में, क्योंकि बाबा जी को तो कुरेद के भी बहुत सारी चीज़ें पूछना रह गई है। बाबा जी का हमने एक छोटा सा अंश ही उनके जीवन के बारे में आज पता कर सके हैं। तो बाबा जी से निवेदन करूंगा, और आपका भी मन हो रहा होगा कि बाबा जी का किसी काव्य वाणी से इसका आज की बात का समाहार हो। बाबा जी को जो प्रभु श्री राम के ऊपर आपके बहुत सारे गीत उस दौरान हुए थे, एक कोई गीत जिसमें समरसता का और उन सब का, समरसता ज्यादा अच्छा विषय होता। अपन कविता तो जो कविता एक गीत का अपन बोलते ना, माया काहे काम ध्यान राम से हटाती है, जीव ब्रह्म को सदा पृथक पृथक दिखाती है, दोष इनको दीजिए ना खुद का दिल टटोलिए, और एक बार आप उनसे प्रेम से तो बोलिए, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दें। वाह। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, वन में जाके शबरियों के बेर फिर से खाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। जय श्री राम। बाबा जी बहुत बहुत आभार आपका, और प्रभु श्री राम आप जैसे व्यक्तित्व को शतायु करे, स्वस्थ रखे, और वे आपका मार्गदर्शन और आपके ये जो शब्द अमृत है वो निरंतर हमारे समाज पर, हिंदू समाज पर, सनातन समाज पर झरते रहें। बहुत बहुत आभार।